Right, you're watching The Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj and of course you're watching me on Lemon News. जी हाँ, आप मुझे देख रहे हैं लेमन न्यूज़ पर। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज और प्रोग्राम का नाम है इनसाइड स्टोरी। आप अपने ईमेल्स भेजें on insidestory@lemonnews.com. Now, whatever we had feared has actually come true. हर एक को ये लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, मुझे भी ये लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, कि भाई हमारे महाराष्ट्र के जो राजनीतिज्ञ हैं, हमारे महाराष्ट्र के जो पॉलिटिशियंस हैं, वो इस किस्म की बेवकूफ़ियाँ नहीं करेंगे, इस किस्म की गलतियाँ नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा ही किया। क्या किया? They're all gonna fight together separately. That's right. That's what they're gonna do. यानी शिवसेना भारतीय जनता पार्टी की महायुति टूट गई, कांग्रेस एनसीपी की आघाड़ी पटरी से उतर गई और अब एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं 4 कहीं 5 कैंडिडेट्स होंगे। और जहां तक महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का प्रश्न है, दैट्स अनदर फैक्टर विच ऑफ कोर्स वी गोना डिस्कस। हो सकता है कि आगे चल के उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के बीच में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाए, बट एट द मोमेंट आई डाउट इट। हाउएवर, as far as the Congress is concerned or the NCP is concerned, it's curtains. It really is curtains for them. Unless a miracle takes place, unless something else happens. याद रखें, जो बार बार उदाहरण दिया जाता है उत्तर प्रदेश का, बिहार का, याद रखें जहां तक कि बिहार का प्रश्न है, बिहार में क्योंकि नीतीश कुमार और लालू यादव इकट्ठे आए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को रोक पाए। महाराष्ट्र में आप किस प्रकार रोकेंगे? आप एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप धर्मनिरपेक्ष वोट को काट रहे हैं, आप एक दूसरे के वोट को कम कर रहे हैं। हां, इतना जरूर है कि जो कांग्रेस का पारंपरिक वोट है, जो कांग्रेस का ट्रेडिशनल वोटर है, अगर वो कांग्रेस के साथ रहता है तो हो सकता है, अगेन हो सकता है कि कांग्रेस की परफॉर्मेंस इतनी बुरी ना हो। राइट, बट फर्स्ट लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस। पहले देखते हैं अब तक की खास खबरें। महायुति टूटने से बौखलाई शिवसेना, बीजेपी को बताया पितृपक्ष का कौवा, अपने मुखपत्र सामना में निकाली शिवसेना ने भड़ास। बीजेपी के साथ आ सकते हैं युति के छोटे दल, सूत्रों की खबर, शिवसेना से अलग हो सकते हैं युति के 3 अन्य दल। कांग्रेस एनसीपी गठबंधन टूटने के बाद अल्पमत में आई महाराष्ट्र सरकार, एनसीपी ने कहा अकेले दम पर लड़ेंगे महाराष्ट्र की जंग। इराक के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में कहा आईएसआईएस कर रहा है अमेरिका और फ्रांस की मेट्रो ट्रेन उड़ाने की साजिश। और मेक इन इंडिया से डर गया चीन, मेक इन इंडिया की तर्ज पर लॉन्च किया मेड इन चाइना। And of course, we're going to be talking a little bit more about the Chinese situation as well. लेकिन वो शो के आखिर में हम बात करेंगे कांग्रेस की, राष्ट्रवादी कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी की, शिवसेना की और समाजवादी पार्टी की। हाँ, इससे फायदा एक जरूर हुआ है कांग्रेस पार्टी का। जहां तक प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी ने अब क्योंकि समाजवादी पार्टी के साथ समझौता कर लिया है, हो सकता है कि धर्मनिरपेक्ष वोट जो बहुत ज्यादा तितर बितर होना था, शायद इतना तितर बितर ना हो। याद रखें, जहां तक कि एनसीपी का वोट है, वो कांग्रेस से जरा सा हटके है। उम्मीद यही की जा रही है कांग्रेस और एनसीपी द्वारा कि हो सकता है कि 1999 की स्थिति एक बार फिर आ जाए, ऐसा कांग्रेस के लोगों का मानना है और ऐसा जहां तक एनसीपी का सवाल है, एनसीपी की उम्मीद है। एक्सेप्ट ऑफ कोर्स द एनसीपी फील्स दैट द सिचुएशन वुड बी एग्जैक्टली द ऑपोजिट, दे विल गेट मोर सीट्स देन द कांग्रेस। नाउ बिफोर वी टेक अ लुक एट दिस एंटायर सिचुएशन, लेट्स हैव आवर ओल्ड फ्रेंड, यूनियन लीडर एंड one of the best known brains as far as Maharashtra politics is concerned, our old friend Bhai Jagtap. Bhai Jagtap ji, namaskar.
नमस्कार बजाज जी, हाउ आर यू? Absolutely fine, sir. And how are Yeah, you? very fine, very fine. I am Great, so great. glad to hear you are fine, notwithstanding the fact that you have just undergone a very acrimonious divorce. So everybody should get divorced if they want to be fine. Divorce is not welcome any time, of course. Yes. But there was, there was no alternate because they have divorced, not us. We Right. tried our level best to continue with the alliance. Ji. But I don't know what's going on in their mind, but they have, I'll say, ditched us at this point of time. Right. They have ditched you. Absolutely unforgivable. Absolutely unforgivable. इस वक्त हमारे साथ हैं भाई जगताप जी, लेकिन भाई जगताप जी अब जरा हिंदी में भी बता दें। और मेरी गलती है, मैंने सवाल अंग्रेजी में पूछा, आपने अंग्रेजी में जवाब दिया। अब मैं हिंदी में आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि जहां तक अब जो रणनीति का प्रश्न है, अब जो आपकी स्ट्रेटजी बनेगी, अब जो आपकी रणनीति बनेगी, अब स्थिति बिल्कुल बदल गई है। इस वक्त हमारे साथ हैं भाई जगताप, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भाई जगताप। वैसे बहुत यंग लगते हैं, मैं उनको वरिष्ठ नेता बुला रहा हूं, लेकिन फिर भी ही इज अ वेरी वेरी यंग मैन। एट लीस्ट ही लुक्स वेरी यंग, लुक्स यंग, डायनामिक एंड वेरी एनर्जेटिक। आप जरा ये बताएं कि अब कांग्रेस की रणनीति क्या होगी, जी बताएं। ऐसा है कि बजाज जी, रणनीति बिल्कुल साफ है, क्योंकि कांग्रेस के लिए ये कोई नया मुद्दा नहीं है। पिछले आजादी के बाद से हम लड़ रहे हैं और इतनी पुरानी पार्टी है, अपने सिद्धांतों पे चलेगी, अपने काम के बलबूते चलेगी। और बिल्कुल हमने एक जिसको कहते हैं ना कि एक सेकुलरिज्म, ये धागा पकड़ के, ये मुद्दा पकड़ के हम साथ में थे जी। और वैसे भी 1999 में हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुके थे जी, लड़ चुके हैं और फिर भी सत्ता में आ चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है। जी जी भाई जगताप जी, I think we've lost him. Bhai Jagtap, can you hear me? Right, we'll try and go back to him. We'll try and go back to him. There seems to be a huge amount of traffic going on at the moment, especially where telephones are concerned. लेकिन जिस प्रकार भाई जगताप ने कहा, आज की तारीख में कांग्रेस को ये उम्मीद ना थी एनसीपी से, and as he says, they have ditched us. We haven't divorced them, they've divorced us. So we don't have a choice. That's what Bhai Jagtap said. After all, right till the end, as far as they were concerned, they were very much in favor of an alliance with the NCP, यानी NCP के साथ जो अघाड़ी बनी हुई थी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच में, वो कांग्रेस पार्टी का जहां तक प्रश्न है, सबका दिल यही था कि इसको ना तोड़ा जाए। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस के दिमाग में क्या आया, राष्ट्रवादी कांग्रेस ने क्या तय कर लिया कि भाई हमें इसको तोड़ना ही है, हम साथ में नहीं रहेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। और उनकी कैलकुलेशन ठीक रहती है या नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की कैलकुलेशन ठीक रहेगी, लेकिन फिर भी भाई जगताप एक बार फिर हमारे साथ हैं। भाई जगताप जी, अब आप ये बताएं, क्योंकि अब आप भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और अलग छोटे मोटे और जो घटक दल हैं उनको भी आप फेस कर रहे हैं, लेकिन हाँ, समाजवादी पार्टी के साथ आपका करार हो गया है, वहां समझौता हो गया है, उसके लिए आपको कंग्रेचुलेशंस। भाई जगताप जी बताएं। जी, तो ये आरके जी, ऐसा है, ये हमारा वैसे भी एक कॉमन एक ये था प्लेटफॉर्म कि भाई ये सेकुलर पार्टीज है, वो उस सोच को मानने वाले हैं जी, तो हम साथ में चले 10-15 साल। बट अभी जो उनका एक रवैया रहा, एक डिक्टेट करने का, 144 सीटें चाहिए, ये 2.5 ईयर सीएम का ये चाहिए जी, पोस्ट चाहिए, तो ये सारे जो मामले हैं, they दर्शाते थे कि they just don't wanted to go along with us. That is what I feel, and that is the feeling of the whole party also. भाई जगताप जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस को ये लग रहा हो, क्योंकि अलग अलग जो सर्वेक्षण आए थे अभी तक, एसी नियल्सन का जो सर्वेक्षण आया था उसमें ये दिखाया गया कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना भले ही अलग अलग लड़ें, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी की को 116-120 सीटें आ जाएंगी, शिवसेना की 70 सीटें आ जाएंगी, एनसीपी और कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हार के डर से
या किसी और डर से इन्होंने ये तय कर लिया हो कि भाई अभी अघाड़ी को तोड़ दिया जाए और बाद में हम ये कहेंगे कि भाई गलती हो गई कि हम लोग इकट्ठे नहीं लड़े, इस वजह से हार गए? भाई जगताप जी बताएं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बजाज जी, एक बात तो जाहिर है, आदरणीय पवार साहब जो है, शरद पवार जी बहुत मंजे हुए खिलाड़ी है। ये कोई कल का परसों का मामला नहीं है। 50-60 साल से देश के राजनीति में है, राज्य के राजनीति में है। तो ऐसा उनकी सोच, तो मैं नहीं सोचता कि उनकी सोच इस तरह की हो। बट इतना जरूर है कि आजकल क्या हुआ है, एनसीपी में बहुत सारे एस्पिरेंट तैयार हुए हैं और वो अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी एक गणित है जी। तो शायद वो बात होगी जी। पर इतना जरूर है, मैं कहना चाहता हूं कि जो ये सर्वेज आ रहे हैं, ऐसा तो महाराष्ट्र में नहीं होगा। ये मैं यकीन के साथ इसलिए भी कह सकता हूं जी। आज 4 साल से मुख्यमंत्री सम्माननीय पृथ्वीराज जी चौहान जी, इनके नेतृत्व में जो सरकार चली है, लोगों को जो कहना है कहने दो, लोगों को मतलब विरोधियों को जो कहना है वो कहने दो। लेकिन आप भी सीनियर जर्नलिस्ट है, आप भी जानते हैं, एक साफ छवि के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य में काम कर रहे हैं। उन्होंने निर्णय सारे लिए हैं। ये और बात है कि किसी के व्यक्तिगत निर्णयों के फाइलों पे उन्होंने शायद सिग्नेचर नहीं किया, तो इसलिए उनको ये कहा जाता है कि भाई निर्णय क्षमता, निर्णय जल्दी नहीं होते। ये सारे मुद्दे जो हैं, ये जनता देखती है ना, सब सारा। दुरुस्त बात। आपने अगर देखा पिछले 3-4 सालों से जो नैसर्गिक आपत्ति महाराष्ट्र के सामने खड़ी थी, चाहे वो सूखा हो, चाहे वो बाकी का मामला हो, चाहे वो ज्यादा अतिवृष्टि हुई थी वो मामला हो, हर लिहाज से नेचुरल आपत्ति, जो जितनी भी नैसर्गिक आपत्ति है, उससे जूझना पड़ा। और इस नेता ने, हमारे ये सीएम साहब ने, ही पुट डाउन हिज फुट और वो ही स्टैंड बिहाइंड एवरीबॉडी और he has proved himself. That is what I feel and people have और seen भाई him जगताप जी, working. दूसरी बात जो है वो जो सामने आ रही है, अभी हाल ही में 2 दिन पहले हमारे साथ कृपा शंकर सिंह जी थे, कल हमारे साथ नसीम खान जी थे, और उसके पहले हमने नारायण राणे जी को भी सुना। नारायण राणे जी की जो अमरावती में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी हम लोगों ने लाइव दिखाई। आपसे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा कि भाई जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का रवैया है, नरेंद्र मोदी जी का, वो बिल्कुल प्रो गुजरात है और महाराष्ट्र के भी जो प्रोजेक्ट हैं वो उठा करके गुजरात को दिए जा रहे हैं। ये कहाँ तक ठीक है, ये जरा बताएं। ये बिल्कुल सही नहीं है। इसके बारे में मैंने ये कल परसों 2 दिन में मीडिया पे था और मैंने इस बात को बहुत स्ट्रांगली वी कंडेम दिस, क्योंकि मुंबई की और महाराष्ट्र की कोई खासियत है जी, जो रिजर्व बैंक के बारे में जो ये कहा जा रहा है, और वहाँ के 3 डिपार्टमेंट, जो मेन डिपार्टमेंट यहाँ से शिफ्ट करके दिल्ली लेके जाना, ये तो बहुत ही पुराना एजेंडा। इसका मोरारजी का जो एजेंडा था, वो एजेंडा अभी मोदी चला रहे हैं जी। और जो महत्व मुंबई शहर का है, जिसको आर्थिक राजधानी कहा जाता है, देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, महाराष्ट्र की तो राजधानी है ही है, बट देश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, जिस मुंबई शहर में देश के विभिन्न राज्यों से आज भी सारे नौजवान आते हैं, सारे लोग आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं भाई जगताप जी, दुनिया से आते हैं, बिल्कुल पूरी दुनिया से आते हैं जी। उसका एक अपना महत्व है। ये महत्व कहीं ना कहीं कम करने का जो मामला है, ये उसका हमने कंडेम किया हुआ है। इतना ही नहीं, जो नेवी बेस के लिए जो जगह ये की गई, वो भी गुजरात में उन्होंने ये किया है। तो ये सारी चीजें ये दर्शाती है, और कभी कभी ताज्जुब हो जाता है एक बात का। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर नरेंद्र मोदी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, ऑलवेज वी फील कि ये देश के प्रधानमंत्री है या गुजरात के अभी भी मुख्यमंत्री है। That's right. Very important. That's important. Now the other thing, what you have said is really and truly important. मैं चाहूंगा हमारे दर्शक इस पर रिएक्ट करें कि जहां तक नरेंद्र मोदी जी का प्रश्न है कि नरेंद्र मोदी जी का झुकाव क्या आज की तारीख में भी सिर्फ गुजरात की ओर है? क्या वो अभी तक अपने आप को गुजरात के मुख्यमंत्री समझ रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे हैं? इसके ऊपर आप लोग लिखें और insidestory@lemonnews.com। लेकिन यहां पर दूसरी बात जो सामने आती है, और वो जरा थोड़ी सी खतरनाक बात है। क्या खतरनाक बात है? जिस प्रकार एक तो आप अलग अलग प्रोजेक्ट्स को आप गुजरात शिफ्ट कर रहे हैं, चलिए गुजरात को आपने शिफ्ट कर दिए, कर रहे हैं, नहीं कर दिए। और जहां तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रश्न है, ये 3 मेन डिपार्टमेंट्स अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे, तो मुंबई रिजर्व बैंक के पास, यानी जो हेडक्वार्टर्स है,
याद रखें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स यहां है, मुंबई में है। मुंबई में रिजर्व बैंक विल रिमेन जस्ट अ शेल, it will just Yeah. be a building, it will be nothing else. So does that mean, now hang on a minute, let me just finish. Does that mean that perhaps this government, this new government in Delhi, the BJP led government, does it have the idea, and now that they have broken off with the Shiv Sena, is the idea to finally separate Mumbai from the rest of Maharashtra? Is that the idea? Bhai Jagtap ji. Of course, we strongly, why we strongly object for this? जी। एक है कि एक तो हम समझ ले इस बात को, मुंबई की न कि सिर्फ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस है, मुंबई की अपने आप में एक इतिहास है, जिसके लिए महाराष्ट्र के एक बार जो शहीदों ने इसके लिए जो अपने बलिदान दिए हैं, तो उसकी एक अपनी एक ये है, हिस्ट्री है, अपनी एक अहमियत है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है जी। और जहां तक बीजेपी का सवाल है, मैं बताना चाहता हूं और जाहिर तौर पे बताना चाहता हूं, ये हमेशा महाराष्ट्र के विरोधी ही रहे हैं। महाराष्ट्र को ये जो मामला, चाहे वो यहाँ से नेवल बेस चेंज करने का मामला हो, चाहे जेएनपीटी का जो इम्पोर्टेंट इतना बड़ा मामला है, जो पूरा मुंद्रा इसमें पोर्ट में वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, पूरा जो कारोबार चलेगा वहीं से चलेगा, यहाँ सिर्फ लिक्विड इसका चलेगा, ये जो मामला दर्शाते हैं कि उन्हें मुंबई को कहीं ना कहीं तोड़ना है। और यही नहीं, इनका हमेशा रवैया बीजेपी का महाराष्ट्र तोड़ने का रहा। आपको पता होगा क्योंकि आपने बहुत बार इसके बारे में लिखा भी है, आपने बहुत बार ये भी किया और हमने भी बहुत बार आपके साथ आके इसमें चर्चा की है। जब विदर्भ की बात आती है तो ये विदर्भ तोड़ने की बात कर रहे हैं, यहाँ से मुंबई तोड़ने की बात कर रहे हैं। इनका कोई महाराष्ट्र से कोई लेना देना नहीं है, बस इन्हें सिर्फ और सिर्फ इनका एजेंडा जो है वो, मुझे तो यही लगता है कि महाराष्ट्र की जो आज इम्पोर्टेंस पूरे विश्व में है, पूरे देश में है, उस इम्पोर्टेंस के कम करने के उनके साजिश है, ये मेरा आरोप है। ये आरोप है और जो अभी तक एक्शंस लिए गए हैं 120 या 125 दिनों में, संकेत तो ऐसे मिल रहे हैं कि हो सकता है कि मुंबई को लेकर के शायद कुछ और ही सोच चल रही हो। आई विल नॉट गो एज फार एज भाई जगताप इज गॉन, बट certainly we must take a very close look at what is happening. After all, जो भाई जगताप ने कहा है, मैं अपने दर्शकों को याद दिलवा दूं कि हो सकता है कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने की साजिश हो। ये कोई गीदड़ भपकी नहीं है। Nobody's crying wolf anymore. Because this is what seems to be happening. आपने दो इतने बड़े प्रोजेक्ट उठा करके आपने गुजरात में डाल दिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो 3 मेन डिपार्टमेंट्स हैं उनको उठा करके आप दिल्ली लेके जा रहे हैं। मतलब धीरे धीरे आप ये कोशिश कर रहे हैं कि मुंबई की जो अहमियत है उसको समाप्त कर दिया जाए। कहने का मतलब ये हुआ। लेकिन भाई जगताप जी, इससे भारतीय जनता पार्टी का फायदा क्या होगा, ये जरा बताएं। इनका एजेंडा, मुझे तो इस बात का ताज्जुब हो रहा है कि जिस महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा में इन्हें भर के ये दिया है, एक कामयाबी दी है, पूरे देश में दी है जी। और क्योंकि महाराष्ट्र एक अलग मामला था, सबकी सोच ये थी कि महाराष्ट्र में उस तरह नहीं होगा जैसे देश में और राज्यों में हुआ, वो नहीं होगा, ऐसा सबका कहना था, हमारा भी मानना ऐसा था। लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने उन्हें पूरी तरह लोकसभा में पूरा सहयोग दिया। नरेंद्र मोदी जी के नाम को उन्होंने बिल्कुल पूरी तरह ये किया है जी। अब ये होने के बाद हमें अपेक्षा ये थी कि भाई महाराष्ट्र अपनी जगह है, महाराष्ट्र मुंबई अपनी जगह है, ये सारे जो मामला थे उसकी इम्पोर्टेंस को उन्हें बरकरार रखना चाहिए और उसका इम्पोर्टेंस जो है कहीं ना कहीं कम ना हो, ये उम्मीद उनसे थी। लेकिन इनके जो 104 दिन के ये 3-3.5 महीने के जो निर्णय हैं वो साबित करते हैं कि इनका कुछ और एजेंडा है। और जैसे मैंने शुरुआत में आपको कहा, ये एजेंडा जो मोरारजी देसाई का था, यही एजेंडा मोदी लेके चल रहे हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात कि ये बस उन्हें महाराष्ट्र को अगर नीचा दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र की जनता ये कतई माफ नहीं करेगी। मुझे पूरा यकीन है लोग इसके खिलाफ, आप देखिएगा अब ये 10-15 दिनों में ये होने जा रहे हैं, चुनाव होने जा रहे हैं, आपको इसका बिल्कुल नतीजा सामने आएगा कि जिस तरह से इन्होंने भावनाओं के साथ खेलने की कोशिश की है महाराष्ट्र की जनता की, मुंबई की जनता की,
इसका जवाब मुंबई की जनता, महाराष्ट्र की जनता जरूर देंगी, क्योंकि उनका एक अलग एजेंडा महाराष्ट्र के खिलाफ, मुंबई के खिलाफ चल रहा है. Right, and Bhai Jagtab has just kicked off the Congress campaign right here on Inside Story on Lemon News. Thank you so much, Bhai Jagtab. भाई जगताप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये विश्लेषण देने के लिए, अपनी सोच हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Always a pleasure talking to you. Always a pleasure. Thank you. Always. Same here, RK. Thank you. Bye-bye. Thank you so much. Bye-bye. Thank you so much. You're watching Inside Story. My name is Rajiv K. Bajaj, and you're watching me on your channel. That's right. You're watching me on Lemon News. Everybody calls their channel your channel, but this is Lemon News. आप देख रहे हैं Lemon News. मेरा नाम है राजीव के बजाज और आप देख रहे हैं Inside Story. Now, let's take a look at what has happened so far. अब तक क्या हुआ है, किस तरीके से ये दो तलाक हुए. अब ये असल में तलाक हुआ है कि सेपरेशन हुआ है, ये चुनाव के बाद मालूम पड़ेगा. याद रखें, मैं कुछ कह रहा हूं यहां पे, ये असल में तलाक नहीं है. People are saying it's a 25-year-old divorce, 25-year-old marriage is just ended in divorce. It's not a divorce. It is just an enforced separation. कोर्ट जो कपल्स को 6 महीने के लिए अलग रहने के लिए कहता है कि भाई अलग रह करके देख लीजिए, हो सकता है कि आप बाद में रेकनसाइल कर लें. वही हाल आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना एक तरफ और कांग्रेस एनसीपी दूसरी तरफ. हाल ये हुआ है कि ये एक एनफोर्स सेपरेशन है. चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे, हो सकता है कि ये 7 फेरे दोबारा ले लें. कोई बड़ी बात नहीं होगी. हो सकता है कि निकाह दोबारा हो जाए, हो सकता है कि चर्च में बैन्स दोबारा इशू हो जाएं, एंड दे माइट गो एंड गेट मैरिड अगेन. लेट्स टेक अ लुक. महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले प्रदेश के राजनीतिक दलों की बड़ी महत्वाकांक्षा ने गुरुवार को सभी राजनीतिक गठबंधनों और समीकरणों को तोड़कर रख दिया. शिवसेना और भाजपा का 25 साल पुराना गठबंधन अधिक सीटें हथियाने की चपेट में आ गया और बलि चढ़ गया. इसके कुछ ही देर बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी कांग्रेस से अपना 15 साल पुराना गठबंधन तोड़कर अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी. शिवसेना भाजपा का पुराना गठबंधन तोड़ने की घोषणा करते ही भाजपा ने शिवसेना से न्याय न मिलने का आरोप लगाया. साथ ही ये कहना नहीं भूली कि चुनाव के दौरान न तो वो शिवसेना पर कोई टिप्पणी करेगी और न ही उसकी टिप्पणियों का जवाब देगी. से हम लोग इस युति को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लगातार यह ध्यान में आता है कि एक आंकड़े के इर्द गिर्द हमारी सारी बातचीत घूम रही है और उसमें हमारे मित्र पक्षों को जिस प्रकार से अकोमोडेट किया जाना चाहिए, हमको जिस प्रकार से अकोमोडेट किया जाना चाहिए, वो हो नहीं रहा. और हमारा मानना ये है कि महाराष्ट्र की इस कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार को महाराष्ट्र से हटाना, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण ध्येय है, यही हमारा मकसद है. और उसी दृष्टि से हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम लोग, हमारे जो साथी हमारे साथ हैं, उन साथियों के साथ अपना मार्गक्रमण करेंगे. हमारे पास समय बचा नहीं है. अब इससे आगे चर्चाएं हो नहीं सकती. चर्चाओं में से कोई नई बात नहीं निकल रही है और इसके चलते हम लोग अपना मार्ग पकड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करने की दृष्टि से अग्रसर होंगे. शिवसेना भाजपा के बीच सीट समझौते को लेकर पिछले करीब 20 दिनों से बातचीत चल रही थी. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि बातचीत के दौरान शिवसेना की ओर से घुमा फिराकर एक ही प्रस्ताव बार बार दिया जा रहा था, जिसके अनुसार न तो भाजपा को न्याय मिल रहा था और न ही उसके साथ जुड़े घटक दलों को. नामांकन की अवधि समाप्त होने में भी काफी कम समय बचा है, जिसका लाभ कांग्रेस एनसीपी को हो सकता था. आपको बता दें कि किसानों में पैठ रखने वाले स्वाभिमानी शेतकरी संगठन धनगर समाज की पार्टी राष्ट्रीय समाज पक्ष और मराठा समाज के संगठन शिव संग्राम सेना अब भाजपा के साथ रहेंगे. विगत लोकसभा चुनाव से पहले दिवंगत भाजपा नेता गोपीनाथ मुंडे ने इन 4 में से 3 दलों को शिवसेना भाजपा के साथ जोड़कर 2 दलों के गठबंधन को महागठबंधन में बदला था. रिपब्लिकन पार्टी ने
2009 के विधानसभा चुनाव के बाद शिवसेना से हाथ मिलाया था, लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले इसके नेता रामदास आठवले को राज्यसभा में भाजपा ने भेजा। इसलिए अब वो आठवले को भी अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रही है। यदि ये चारों दल भाजपा के साथ जुड़ते हैं तो उसे इनके सम्मिलित 14% मतों का लाभ मिल सकता है, लेकिन गठबंधन टूटने के कारण उसे शिवसेना द्वारा किए जाने वाले भावनात्मक प्रचार का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से अब तक शिवसेना 171 और भाजपा 117 सीटों पर चुनाव लड़ती आई है। इस बार सीट बंटवारे की बात शुरू होने के बाद से ही भाजपा मांग कर रही थी कि पिछले 5 साल में शिवसेना द्वारा कभी न जीती गई 49 एवं भाजपा द्वारा कभी न जीती गई 19 सीटों पर पुनर्विचार कर उन्हें फिर से शिवसेना, भाजपा और साथी दलों के बीच बांटा जाना चाहिए, ताकि कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को हराया जा सके। वहीं पिछले 15 सालों से महाराष्ट्र में मिलकर सत्ता चला रहे कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी आगामी विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ने की घोषणा कर दी है। दोनों दलों के बीच लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध के बीच गुरुवार को पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मानिकराव ठाकरे ने यह कहकर गठबंधन टूटने के संकेत दिए कि अब सीट समझौते के लिए बातचीत का समय समाप्त हो गया है। उसके बाद देर शाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार और सुनील तटकरे ने संवाददाता सम्मेलन कर गठबंधन टूटने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ते हुए कहा कि कांग्रेस की ओर से सिर्फ एक बार बैठक करने के बाद उन्हें कोई अधिकृत प्रस्ताव नहीं दिया गया और कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष ने बातचीत का समय समाप्त होने की घोषणा भी कर दी। फिलहाल ये चारों बड़ी पार्टियां अलग अलग होकर चुनाव लड़ेगी। अब इसका सीधा फायदा किसे मिलता है, ये तो चुनाव के नतीजों के बाद ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, भारतीय जनता पार्टी बहुत कॉन्फिडेंट है, शायद इसलिए भी बड़ी कॉन्फिडेंट है कि उनके खुद के सर्वे ने ये बताया है कि वो मेजॉरिटी में आने वाले हैं, दैट दे आर अबाउट टू गेट अ मेजॉरिटी ऑन देयर ओन। लेट्स हियर देवेंद्र फडणवीस। हो सकता है कि महाराष्ट्र के आगे चल के मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी से। इस युति को आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, पर लगातार यह ध्यान में आता है कि एक आंकड़े के इर्द गिर्द हमारी सारी बातचीत घूम रही है और उसमें हमारे मित्र पक्षों को जिस प्रकार से अकोमोडेट किया जाना चाहिए, हमको जिस प्रकार से अकोमोडेट किया जाना चाहिए, वो हो नहीं रहा। और हमारा मानना यह है कि महाराष्ट्र की इस कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार को महाराष्ट्र से हटाना, ये हमारा सबसे महत्वपूर्ण ध्येय है, यही हमारा मकसद है। और उसी दृष्टि से हम लोगों ने ये निर्णय किया है कि हम लोग, हमारे जो साथी हमारे साथ हैं, उन साथियों के साथ अपना मार्गक्रमण करेंगे। हमारे पास समय बचा नहीं है, अब इससे आगे चर्चाएं हो नहीं सकती, चर्चाओं में से कोई नई बात नहीं निकल रही है और इसके चलते हम लोग अपना मार्ग पकड़कर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस मुक्त महाराष्ट्र करने की दृष्टि से अग्रसर होंगे। और इसी विषय में बात करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे पुराने मित्र, सम्माननीय सांसद मुंबई से गोपाल शेट्टी जी। गोपाल शेट्टी जी नमस्कार। नमस्कार बजाज जी, नमस्कार। गोपाल शेट्टी जी, आपका स्वागत है एक बार फिर इनसाइड स्टोरी में। इस बार आप आप दिख भी रहे हैं, इसके लिए और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। लेकिन जहां पर खुशी ज़रा कम हो रही है वो ये है कि जो गठबंधन 25 साल से चल रहा था वो टूट गया। अब चलिए ठीक है, इस बार आपकी पोजीशन बहुत अच्छी है। आपका खुद का सर्वेक्षण ने ये कहा है कि अगर आप अकेले भी जाते हैं तो हो सकता है कि सिंपल मेजॉरिटी शायद आपको मिल जाए। लेकिन पार्टी के कार्डर्स में, वर्कर्स में इस वक्त क्या माहौल है, कितने कॉन्फिडेंट हैं आप लोग कि भाई अकेले चुनाव आप लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं? गोपाल शेट्टी जी बताएं।
नहीं, देखिए, चुनाव तो जीतने के लिए लड़ते हैं जी और इस बार भी हम चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे हैं। हम बहुत उम्मीद के साथ आगे बढ़ रहे हैं। जी लोकसभा का जब चुनाव चल रहा था, हम लड़ रहे थे, तब किसी को भी लगता नहीं था कि मोदी जी को इतना बड़े पैमाने पर बहुमत मिलेगा। जी लेकिन अपेक्षा से ज्यादा लोगों ने दिया है। भारत देश की जनता जब देती है तो छप्पर फाड़ के देती है, ये देखा गया है। और हमें यह विश्वास है कि देश के लोगों का एक मानस बन गया है कि एक पार्टी के लोगों को सत्ता देना चाहिए। एक पार्टी के लोगों के हाथ में सत्ता देने से देश में किस प्रकार का विकास होता है, निर्णय किस प्रकार के लिए जाते हैं, ये लोगों ने देखा है। और जी। ये हमारा विश्वास है कि महाराष्ट्र की जनता हमें अकेले के हाथ में सत्ता देगी और हम महाराष्ट्र की जनता के विश्वास पर खरा उतरने का काम सब लोग मिलकर आने वाले दिनों में करेंगे। गोपाल शेट्टी जी, कांग्रेस में अभी ये चर्चा चल रही है और धीरे धीरे शिवसेना ने भी यही अब कहना शुरू कर दिया है एक दिन में। मैं पिछले सिर्फ 24 घंटे की बात कर रहा हूं, और वो ये है कि नंबर एक, जहां तक नरेंद्र मोदी जी का खुद का प्रश्न है, क्या वो भारत के प्रधानमंत्री हैं या गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, ये उनको फैसला करना चाहिए। ऐसा कांग्रेस की ओर से और शिवसेना की ओर से भी आरोप लग रहा है, क्योंकि दो बड़े प्रोजेक्ट मुंबई से हटा करके गुजरात को दे दिए गए। नंबर दो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 3 बहुत ही अहम डिपार्टमेंट्स का प्रस्ताव है शिफ्ट करने का। यह प्रस्ताव है कि उनको शिफ्ट कर दिया जाए दिल्ली, ताकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहां पर एक शेल बन के रह जाएगा और उसका और कुछ नहीं होगा। नंबर 3, कि भारतीय जनता पार्टी पर यह भी आरोप है कि आप महाराष्ट्र का विभाजन करना चाहते हैं, यानी सिर्फ विदर्भ को ही अलग नहीं करना चाहते महाराष्ट्र से, बल्कि मुंबई को भी महाराष्ट्र से अलग करना चाहते हैं। गोपाल शेट्टी जी। देखिए, हर बार चुनाव में मैं तो राजनीति की सोच समझ जब से मुझे आई है, मैं हर चुनाव में इस बात को देखता हूं जी कि मुंबई को महाराष्ट्र से अलग कर दिया जाएगा, ये होगा, वो होगा, फलाना होगा, ढिकना होगा, और होता कभी भी नहीं है जी। और ये खाली चुनावी मुद्दा होता है और चुनाव होने के बाद में सभी लोग इसको भूल जाते हैं। और मुझे लगता नहीं कि नरेंद्र भाई मोदी जी ऐसा कोई भी काम करेंगे। नरेंद्र भाई मोदी जी जो भी करेंगे देश के हित में करेंगे, महाराष्ट्र के हित में करेंगे और मुंबई शहर के हित में करेंगे। अभी चुनाव के दिनों में छगन भुजबल भी वही बातें करते हैं, अन्य कांग्रेस के लोग भी ये बातें करने लगे हैं। एकाएक कैसा हो गया? ऐसा कौन सा नरेंद्र भाई मोदी जी ने कोई सर्कुलर या तो जीआर निकाल दिया तो जिसको लेकर ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं? तो ये सब खाली चुनावी बातें हैं और नरेंद्र भाई मोदी जी जो भी करेंगे वो अच्छे के लिए करेंगे, बुरा के लिए तो करेंगे नहीं। इसके बारे में तो कोई कांग्रेस के लोगों के भी मन में कोई मत नहीं है, तो किसी ने इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुंबई शहर की गरिमा को बढ़ाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे जी। चाहे वो कांग्रेस के लोग थे, अपने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी जब मुंबई आए थे तब उन्होंने मुंबई को एक कमर्शियल हब बनाने की बात कही थी जी, यानी मुंबई की गरिमा को बढ़ाने की बात की थी जी। अब उनमें दमखम नहीं था, उनको करना ही नहीं था, वो कर नहीं पाए। लेकिन अब एक दमखम वाला प्रधानमंत्री हमें मिला है, वो मुंबई की गरिमा को बढ़ाएगा, इस बात का हमें विश्वास है जी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का खुद का प्रश्न है, आपके इंटरनल सर्वेक्षण, जो कि जहां तक मैं जानता हूं शायद एसी नियल्सन ने ही किया है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड सर्वे ऑर्गेनाइजेशंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनका ये कहना है उनका ये कहना है कि 145 भले आपकी ना आए, लेकिन 130 135 के आसपास आप लोग आ जाएंगे, इसके बावजूद कि शायद आप अकेले लड़ रहे हैं, क्योंकि दिस वाज कैरिड आउट लॉन्ग टाइम अगो, 1 मंथ अगो, द रिजल्ट्स केम आउट 1 मंथ अगो, लेकिन उसमें सवाल ये था कि अगर आप अकेले लड़ते हैं तो कितने आप जीतते हैं। तो यानी भारतीय जनता पार्टी को यह तकरीबन अनुमान था कि शिवसेना के साथ हो सकता है कि ना बने। गोपाल शेट्टी नहीं, देखिए, हमारे नेताओं ने बार बार कहा है और मैं भी बार बार यही कह रहा हूं कि युति टूटा, गठबंधन टूटा, इसका बहुत दुख है हमें। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, शिवसेना के सभी कार्यकर्ताओं को भी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के सभी नेताओं को भी इस बात का दुख है। लेकिन अभी इससे अच्छा और कोई ऑप्शन दोनों पार्टी के पास बचा भी नहीं था, इसलिए गठबंधन टूटा है, उसका तो दुख है। लेकिन साथ साथ में हमें यह पूरा विश्वास है कि हम अपने बलबूते पर महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में सरकार बना सकते हैं। ये कांग्रेस के लोगों को भी पता है, सर्वे में भी आ रहा है, और जैसे जैसे कैंपेन अभी स्टार्ट होगा, कैंपेन आगे बढ़ेगा, ये गरिमा और ऊपर जाते रहेगा। और जो बातें आज हो रही है कि भाई इतना सीट आएगा, उससे ज़्यादा सीटें आने वाले दिनों में आएगी। जैसे 2014 के लोकसभा के चुनाव में अपेक्षा से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रिजल्ट आया, उसी तरह से महाराष्ट्र के चुनाव में भी आएगा। और हमारा ये दावा और हमारा वादा है
कि हम महाराष्ट्र को एक प्रगत राष्ट्र के और आगे बढ़ाते हुए महाराष्ट्र और मुंबई की गरिमा देश में ऊंचा रहे, एक नंबर पर रहे, इस प्रकार का काम हम करके दिखाएंगे। और गोपाल शेट्टी जी, और मैं अपने दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, हमारे दर्शक तो खैर पहले से जानते ही हैं आपको, 1999 से वो आपको हमें देख रहे हैं, हमारे साथ ही देख रहे हैं। और गोपाल शेट्टी जी बड़ी मैच्योर्ड बात करते हैं, बड़ी बैलेंस बात करते हैं। आज तक मैंने कभी गोपाल शेट्टी जी को कोई अनबैलेंस्ड बात करते हुए नहीं सुना है और ना ही कोई गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए सुना है। आज तक कभी ऐसा काम गोपाल शेट्टी जी ने नहीं किया है। लेकिन गोपाल शेट्टी जी, यहाँ पर जो बात सामने आती है वो ये आती है कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना एक सोच विचार की वजह से, एक विचारधारा की वजह से इकट्ठे हुए आज की तारीख में मुख्यमंत्री पद को लेके, एक या दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेकर के अलग हो गए। तो क्या वो विचारधारा बाला साहेब ठाकरे, गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन जी के जाने की वजह से विचारधारा भी क्या खत्म हो गई? क्या वो भी अपने आप में सिमट कर रह गई? गोपाल शेट्टी जी। नहीं देखिए, नहीं विचारधारा तो देखिए मैं आपको बताऊंगा कि पहले से ज्यादा सुदृढ़ हुई है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी और नेताओं में भी जी। शिवसेना के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में भी ये बात तो और मजबूती से हम आगे बढ़ते, जो हमारी हिंदुत्व की विचारधारा है वो तो और मजबूती हुई है। नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में उसमें और मजबूती आ गई है। इसलिए आज युति हमारा टूटा भी हो तो विचारधारा तो हमारा अटूट है आज भी जी। इसलिए उसके बारे में तो किसी ने संदेह करने की, शंका करने की आवश्यकता ही नहीं है। सवाल अब ये रहा कि महाराष्ट्र के पद पर कौन आएगा। तो महाराष्ट्र के पद पर तो वही आएगा जैसे कि सेंट्रल में अगर भारतीय जनता पार्टी की आज सत्ता है तो सत्ता सेंट्रल गवर्नमेंट का जिसके पास है। महाराष्ट्र में भी कोई 15 साल से लोगों ने इसलिए चुनकर नहीं दिया महाराष्ट्र में कांग्रेस और राष्ट्रवादी को वो बहुत अच्छे है, लेकिन एक मन में उनका भी ये होगा बाबा सेंट्रल में इनका गवर्नमेंट है तो राज्य में भी अगर आएगा तो राज्य का भला होगा। तो ये बात तो महाराष्ट्र के लोगों के दिलो दिमाग में है। आज जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी इतना अच्छा जब काम करते हैं तो महाराष्ट्र को इस अधोगति से निकालने के लिए, महाराष्ट्र को इस क्राइसिस में से निकालने के लिए, महाराष्ट्र जितना कर्जा में डूबा है इस कर्जे से बाहर निकालने के लिए अगर कोई एक अच्छी पर्याय लोगों के सामने है तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी है जी। और एक बात फिर मुझे फक्र के साथ मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि इसी शो ने सबसे पहले ये कहा था कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे देश के। आप लोगों को याद होगा जब हम लोगों ने एसएमएस मंगाए थे लोगों से, 9,500 से ज्यादा एसएमएस आए थे एंड इट वाज ऑलमोस्ट 99.6%। ये कोई 5 के 6 साल पहले की बात है कि हम लोगों ने कहा था। उस वक्त लोग हमारे पे हंसा करते थे कि भाई ये क्या बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो सिर्फ रिजल्ट सुना रहे थे, कोई हम प्रेडिक्शन तो नहीं कर रहे थे। यहां पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि शिवसेना को ये लगा कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से उन्होंने उद्धव ठाकरे जी को नजरअंदाज किया, उनको इग्नोर किया। बाला साहेब ठाकरे की भी जो कंट्रीब्यूशन रही हिंदुत्व की ओर उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया, ना ही उसको एक्नॉलेज किया। हो सकता है कि नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में यही हो कि भारतीय जनता पार्टी को व्यक्तिगत तौर पर अकेले ही महाराष्ट्र में स्थापित किया जाए ताकि गुजरात और महाराष्ट्र दोनों में भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हो। आपको क्या लगता है, जितना आप बोल सकते हैं इसमें, अगर बोल सकते हैं तो जी बताएं। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ऐसा जी। इसमें थोड़ा कभी कभी राजनीति हो या तो व्यक्तिगत जीवन में लोगों को थोड़ा मन बढ़ाकर चलना पड़ता है जी। भारतीय जनता पार्टी ने आपने देखा होगा कि 25 साल के युति में जब हम साथ में थे जी, तो बहुत बार ऐसे प्रसंग आए जब हमको मन मारने का नौबत आया और हर बार हमको मन मारना ही पड़ा था। लेकिन महाराष्ट्र के हित के लिए, मुंबई शहर के हित के लिए हम लोगों ने उसको हमेशा बर्दाश्त किया। अब कभी कभी और भी लोगों को अगर ऐसा समय आता है तो थोड़ा ब्रीथिंग समय तो देना चाहिए। अभी तो प्रधानमंत्री बन के 4 महीने हुए ना साहब जी। 4 महीने में 2 महीने तो सेटल में लग गए उनके और वो काम में लगे हैं। ऐसा कौन सा प्रसंग, ऐसा कौन सा एक आधा विषय आ गया जिसमें ऐसा लगा किसी को भी कहे नरेंद्र भाई बहुत किसी को अनदेखा कर रहे करके। अब मैं तो ये आपको बताऊंगा, कभी कभी एक पार्टी में काम करने वाले लोगों क्योंकि वो लगातार अधिक से अधिक समय देश के बारे में सोचते रहते हैं, काम डेवलपमेंट के बारे में सोचते रहते हैं, उनका पूरा विजन ही देश और देशवासी ये है। तो ऐसे समय पर पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर भी कभी कभी थोड़ा अनदेखा हो रहा है, ऐसा हम मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को भी लगता है। लेकिन साथ साथ में मैं ये देखता हूं कि नहीं, एक व्यक्ति
क्या कर रहा है, व्यक्ति पूरा देश के लिए कर रहा है, व्यक्ति पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, व्यक्ति पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। तो ऐसे समय पर अगर मुझ पर थोड़ा कम ध्यान पड़ेगा तो भी मैंने इस बात को बर्दाश्त करना चाहिए कि आखिर मेरी भी तो सोच यही है ना कि मेरी पार्टी मजबूत हो, मेरा देश मजबूत हो। तो हमारा जो मेन विजन है, मेन जो एम है, वो अगर परिपूर्ण होता है तो फिर हमको थोड़ा अगर कहीं मन मारना पड़ेगा तो मार लेना चाहिए। वैसे ही अगर किसी को ऐसा लगा वो थोड़ा देर, तो फिर व्यक्तिगत बात जब आती है तो थोड़ा हमको कहीं मन मारना पड़ा तो मार लेना चाहिए। ये पार्टी में भी ऐसा ही होता है और घर परिवार में भी होता है। ये अगर हम अंडरस्टैंडिंग करके चलते हैं तो मुझे लगता है कि कोई तकलीफ वाली ये बात होती नहीं। लेकिन गलतफहमी में से कुछ बातें हुई होगी तो मुझे लगता है कि अभी ये खत्म होगा नहीं है, कोई भी अंतिम नहीं होता और कोई भी पहला होता नहीं है। मुझे लगता है कि सभी लोगों ने अपने अपने क्या क्या गलतियां हुई है उसको अध्ययन करने का एक समय आ गया है और मुझे लगता है कि इसको अध्ययन सब लोग मिलकर करेंगे तो आने वाले दिनों में इससे भी एक अच्छा रास्ता निकल सकता है। लेकिन गोपाल शेट्टी जी, ऐसा नहीं है कि वास्तविकता में तलाक हो गया है, ये सिर्फ एक सेपरेशन हुई है। थोड़ी देर के लिए आप लोग जरा अलग हुए हैं क्योंकि चुनाव के बाद एक बार फिर वापस आ सकते हैं, ऐसी बात तो नहीं है क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। अगर कांग्रेस जी बताएं। देखिए, राजनीति में पहला और अंतिम कुछ भी नहीं है जी, पहला और अंतिम कुछ भी नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। गए 12 घंटे के जो भी घटनाक्रम आप देखेंगे तो 12 घंटे में कितने सारे घटनाक्रम बदलते गए बहुत कुछ हुआ है। तो ये घटनाक्रम फिर एक बार और भी कोई नया मोड़ ले सकता है। अब जो बाजार में हम बात सुन रहे हैं अभी, मनसे और शिवसेना एक हो रही है जी। ये मनसे और शिवसेना को एक करने के लिए नितिन गडकरी जी ने, गोपीनाथ मुंडे जी ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने क्या कुछ नहीं किया। दुरुस्त बात, लेकिन वो समय नहीं था तो शायद नहीं हुआ। तो हर समय पे बातें बदलती है, इसलिए ऐसा कोई नहीं कि बाबा शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का जो भी कुछ भी आज बना है ये पहला है या अंतिम है। जैसे कि बाजार में लड़ना चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं। गोपाल शेट्टी जी, जैसे बाजार में अब ये भी बातें आ रही हैं, बहुत अच्छी बात बताइए जी गोपाल शेट्टी जी, बातें ये भी आ रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस ये भी साथ आ रहे हैं, ये भी बातें आ रही हैं। नहीं, उसके बारे में बहुत स्पष्टता से हमने बता दिया है कि हमारी लड़ाई जी राष्ट्रवादी और कांग्रेस के साथ में है जी। हमारी उसके बारे में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हम राजनीति में पैदा हुए हैं कांग्रेस के साथ में लड़ने के लिए। नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है देश में कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जी। तो कांग्रेस के साथ साथ में एनसीपी है और एनसीपी और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू है जी। हमारे लिए तो कांग्रेस और एनसीपी को महाराष्ट्र से सफाया कर देना यही हमारा प्रायोरिटी है। बाकी जो भी छोटी मोटी बातें जिनके भी साथ में होगा तो उसके बारे में सोचा जा सकता है आने वाले दिनों में। यानी एक बार फिर चुनाव के बाद पर्सन नहीं हूं, यानी चुनाव के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का एक होना आपको मुश्किल लग रहा है जहां पर आप हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आप स्पोक्स पर्सन नहीं हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए जरा ये मुश्किल लग रहा है, कहने का मतलब ये हुआ जी। जी नहीं, बहुत मुश्किल लग रहा है जी, बहुत मुश्किल लग रहा है। फाइनली आपके मुताबिक आप अपनी ओर से अगर बताएं तो चुनाव ज्यादा दूर नहीं है। टुडे वी आर सेटिंग ऑन द 26 सितंबर, मतलब चुनाव बहुत दूर नहीं है, बहुत बिल्कुल तकरीबन कोई 19 दिन और बचे हैं कैंपेनिंग के। माफ कीजिएगा, 19 भी नहीं, 17 दिन बचे हैं, 17 दिन बचे हैं, क्योंकि 4 दिन और बचे हैं बस सितंबर के महीने में और उसके बाद 15 तारीख को चुनाव है। 13 दिन की आपकी कैंपेनिंग है, यानी 17 दिन और बचे हैं। इन 17 दिनों में नंबर एक तो इलेक्शन कमीशन ने क्या आपको नहीं लगता वक्त बहुत कम दिया, ऐसा मुझको लगता है। दूसरा, क्या इन 17 दिनों में आप पूरी तरीके से अपनी कैंपेनिंग कर पाएंगे, क्या पूरी तरीके से प्रचार कर पाएंगे, क्योंकि 25 सालों में बहुत सी सीट्स ऐसी हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी असेंबली का चुनाव नहीं लड़ा है, तो वहां पर आप लोग क्या करने वाले हैं वो जरा बताएं। नहीं, देखिए, मैं आपको एक बहुत बात स्पष्ट मेरे मन की बताऊंगा जी, बताएं। ये जो समय कम है इस बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैं तो चाहूंगा कि आने वाले दिनों में और समय कम हो। एक समय था 3-3 महीने हम वो लाउड स्पीकर और भोंगा लेके घूमते रहते थे गलियों में जी। सेशन साहब ने उसको बहुत कटौती करके बहुत कम पीरियड दे दिया। ऐसा करते करते कम आ गया। और मैं आपको बताता हूं, अभी हमारा देश के सभी बच्चे एजुकेट होते जा रहे हैं, हमारे देश का सभी नागरिक एजुकेट होते जाते हैं जी। चुनाव क्या है, राजनीति क्या है, वोट क्या है, ये सबको पता चला। क्या बजाज साहब, आपको लगता नहीं कि चुनाव सिर्फ 15 दिन में पूरा हो जाना चाहिए? क्यों महीना भी देना चाहिए जी? पॉलिटिकल पार्टी सब रोज काम करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं को पॉलिटिक्स अच्छी तरह से समझ में आता है। एक बार चुनाव घोषित कर दिया, 15 दिन में चुनाव करके बात पूरी कर दो।
पैसे भी कम खर्च होंगे, लोग हैरान परेशान भी कम होंगे और एक अच्छा कम समय में चुनाव हो जाएगा। इसलिए अभी जो समय हमको मिला है बहुत कम, ऐसा मैं मानता नहीं हूँ। ये जितना भी ज्यादा समय मिलेगा उतना उसमें से कोई अच्छा निकलने वाला नहीं। कांग्रेस क्या है, राष्ट्रवादी क्या है, शिवसेना क्या है, बीजेपी पार्टी क्या, ऐसा क्यों होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का कोई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ काम ही नहीं है, कुछ पहचान ही नहीं है, ऐसा क्यों होना चाहिए? इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि ये चुनाव होते ही अगले चुनाव के लिए वहां पर जाके काम करना प्रारंभ करना चाहिए। Right. अब चुनाव आने के बाद में आप ये हमारा प्रोडक्ट है, ये हमारी विचारधारा है, ये लोगों के सामने ले जाएंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। आजादी के 68 साल के बाद में ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। सभी पार्टी जिनको मैदान में रहना है, काम करना है, जी। उन्होंने सभी मतदार संघ में अपना नेटवर्क खड़ा करना चाहिए, अपना कैडर खड़ा करना चाहिए और काम करना चाहिए। Wonderful. ऐसा अगर होगा तो फिर समय ज्यादा Right. कम का कोई सवाल ही नहीं आता। जितना समय बोरीवली को लगेगा उतना ही समय भाईकल्ला के लिए लगना चाहिए, उतना ही समय गढ़चिरौली के लिए लगेगा। क्या बात है तो क्या थ्रू आउट अगर आप काम करते रहोगे जनता का, तो फिर समय ये कोई मुद्दा नहीं है। Right, absolutely wonderful, and that of course is the very matured, no nonsense Mr. Gopal Shetty telling us exactly what he thinks, the way he thinks it, and the way he says it is absolutely wonderful. चलते चलते भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा, अगर आप उसके बारे में बताना चाहें तो चलते चलते। देखिए, आपने भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा ये पूछा। जी, जो भी होगा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री भारतीय होगा। जनता पार्टी का आप अगर भारतीय मुझसे जनता पूछते थे- पार्टी आप अगर से मुझसे पूछते थे कि मुख्यमंत्री आपको कौन पद लगता है का मुख्यमंत्री उम्मीदवार कौन कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको- मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। चलिए मैं सुधार करता हूं अपने वाक्य में, जी बताएं। मैं फिर एक बार आपको बताता हूं कि आपके सवाल में ही मेरा जवाब है। आपने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो मैं बताता हूं कि जो भी मुख्यमंत्री होगा वो भारतीय जनता पार्टी का Right, we heard it, you heard him, so obviously Mr. Gopal Shetty is not going to tell us who it's going to be, whether it will be Devendra Fadnavis, Eknath Khadse, whether it will be our old friend Nitin Gadkari as well, or it could even be Pankaj Munde, we don't know, or it might be Gopal Shetty himself, we don't know. Right, Mr. Shetty? Why that Thank laughter? you. Why Thank ये हंसी किस बात पर है कि क्या आप कैंडिडेट नहीं हैं? Is that what you're trying to say? It'll be wonderful if you मैं also candidate भी नहीं if हूँ। your hat is also in the ring, that'll be wonderful. खैर कोई बात नहीं। गोपाल Yeah, शेट्टी जी thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। Thank you so much. Always a pleasure talking to you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. That of course is Mr. Gopal Shetty, and you heard him कि जो भी मुख्यमंत्री होगा भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। कहने का मतलब ये हुआ, यानी पूछने की आवश्यकता नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, उसका नाम तक पूछने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी होगा वो भारतीय जनता पार्टी का होगा। लेकिन यहां पर एक चीज याद रखें, एक बहुत अहम बात जो गोपाल शेट्टी जी ने कही, याद रखने वाली बात है, नोट करने वाली बात है कि चुनाव के बाद क्या स्थिति पैदा होगी वो चुनाव के बाद देखा जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि अगर पुराने लोग बिछड़ गए थोड़ी देर के लिए कि वो वापस नहीं आ सकते। कहने का मतलब ये है, which means there's every possibility that the शिवसेना भारतीय जनता पार्टी might come back together again. हो सकता है कि वापस आ जाएं, हो सकता है कि वापस आ जाएं चुनाव के बाद। और जो उन्होंने बात करी कि आज की तारीख में यह भी लग रहा है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना के बीच में शायद कोई अंडरस्टैंडिंग हो रही है, जिसके ऊपर गोपीनाथ मुंडे जी ने और नितिन गडकरी जी ने ना जाने कितनी मेहनत करी, वो आज हो रहा है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। राइट, लेट्स टेक अ लुक एट द former civil aviation minister and senior leader of the Bharatiya Janata Party, Rajiv Pratap Rudy. He also has something to say about the BJP and the Shiv Sena. Let's hear Mr. Rudy. विस्तार से आगामी 15 दिन में चुनाव प्रचार में जो भी विषय वस्तु आएंगे उस पर विस्तार पूर्वक कल बैठक होगी, हमारे दादर कार्यालय में ये बैठक होगी। और फिर हम इस बात को दोहराना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत के साथ महाराष्ट्र में जिस तरह से दिल्ली के तर्ज पर हमने केंद्र में सरकार बनाया, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत की सरकार है, उसी प्रकार से हम महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत पर सरकार बनाए। नहीं, अब तो मैंने स्पष्ट रूप से 12 या 13 बार मैंने रिपीट किया है कि अब भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत के साथ महाराष्ट्र में बहुमत प्राप्त करने की दिशा में चल चुकी है और हमें विश्वास है कि हम इस बहुमत को प्राप्त करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष माननीय देवेंद्र फडणवीस जी अंतिम वार्ता के क्रम में और क्योंकि वो अपना नामांकन दर्ज करने गए हैं, इसलिए शाम
को शाम तक हमें विश्वास है कि अंतिम फैसला और अंतिम संख्या आपको बता देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भ्रष्टाचार के साथ समझौते का कोई गुंजाइश ही नहीं, और इस राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ ही भारतीय जनता पार्टी एक तरफ भ्रष्टाचार और दूसरी तरफ विकास। इसलिए अगर यदि कोई इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो ये काल्पनिक ही नहीं, सोच से परे है। बीच में जाएंगे ताकि भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत से महाराष्ट्र में एक विकल्प के रूप में और 20 वर्षों के बाद इस राज्य में अपना शासन। And that, of course, is Rajiv Pratap Rudy echoing the party line. Of course, he's supposed to echo the party line. What other line is he going to echo? That the Bharatiya Janata Party is going to make the government, is going to form the government on its own. And of course, their own survey says they're going to form the government on their own. Gopal Shetty says the same thing. Rajiv Pratap Rudy says the same thing. Devendra Fadnavis says the same thing. Eknath Khadse says the same thing. They're all from the BJP. What else are they expected to say? लेकिन ये सब छोड़िए, क्या असल में राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो रहे हैं? आर दे कमिंग बैक टुगेदर? याद रखें, जब राज ठाकरे अलग हुए और उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी कैंपेन लॉन्च करी उत्तर भारतीयों के खिलाफ, तब नाना पाटेकर आगे आए थे और उन्होंने कहा था भाई राज और उद्धव एक हों, आप कर क्या रहे हैं? बहुत लोगों ने कोशिश की, नितिन गडकरी ने भी कोशिश की कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने भी कोशिश की और वो मुंबई शहर के हित के लिए कोशिश की, कोंकण के हित के लिए कोशिश की कि आप सब लोग इकट्ठे हो जाइए, क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हैं? आखिरकार जहां तक आप सब लोगों का प्रश्न है, अगर वास्तविकता में आधिकारिक तौर पर ज़मीनी हकीकत के हिसाब से, असलियत में अगर आपका एजेंडा ये है कि आप एक अच्छे महाराष्ट्र को चाहते हैं, आप मुंबई की कायाकल्प करना चाहते हैं, उसका सौंदर्यकरण करना चाहते हैं, चलिए माफ़ कीजिएगा, उसको खूबसूरत शहर बनाना चाहते हैं, आप हर साल अपनी फैमिली के साथ कभी वेनिस जाते हैं, लंदन जाते हैं, पेरिस जाते हैं, न्यूयॉर्क जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो ये बोलते हैं कि मुंबई शहर ऐसा क्यों नहीं हो सकता? अरे भाई, मैं आपसे पूछता हूं क्यों नहीं हो सकता? आप सत्ता में हैं, बीएमसी आपके हाथ में है, और राज ठाकरे जी और उद्धव ठाकरे जी आज अगर आप एक हो जाएं, क्यों आप मुंबई को वेनिस नहीं बना सकते? क्यों शंघाई नहीं बना सकते? क्यों सियोल और सिंगापुर नहीं बना सकते? आपसे जानना चाहते हैं। लेकिन पहले एक तो हो जाइए। अगर आज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं होगी कि वास्तविकता में मुंबई शहर का कुछ सुधार हो जाए। लेकिन फिलहाल हम सुनते हैं राज ठाकरे को। राज ठाकरे का ब्लूप्रिंट क्या है महाराष्ट्र के लिए, मुंबई के लिए? लेट्स हियर द एमएनएस चीफ राज ठाकरे। इथे माझे पत्रकार बांधव आलेले असतील, त्यांच्या मनामध्ये काय असेल मला काही कल्पना नाही, कारण प्रत्येकाचा विचार वेगवेगळा चालतो। मी मध्यंतरी बघितलं एकदा त्या व्हॉट्सअप वरती राज ठाकरेंची ब्लूप्रिंट कशी असणार तो मला दाखवतोय की हे मुळात विकास आराखडा कशासाठी, त्याचे आम्ही काही एक 8-10 गोष्टी पहिल्यांदा काढल्या। त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्या सर्वांना, सर्व मराठी समाजाला एक स्वप्न पाहता येईल। 2, आपण भविष्यात बघायला शिकू। 3, रोजच्या प्रश्नांच्या पलीकडे जायला लागेल। 4, आपलं मूल्यमापन आत्मपरीक्षण होईल। 5, समाज चिरंतन टिकावा, संपन्न राहावा याचा विचार होईल। 6, सर्वांगीण मूलगामी विचार करता येईल। 7, काही जगावेगळा विचार करण्याची संधी मिळेल। 8, समाजातील सर्वांचा साकल्याने पूर्णपणे विचार करता येईल। 9, महाराष्ट्राला प्राधान्यक्रम ठरवता येईल। हे पहिल्यांदा आम्ही काही गोष्टी अशा ठरवल्या। हे ठरवत असताना विकासाचा अर्थ, विकास म्हणजे काय, ह्या सगळ्या गोष्टी त्या पुस्तिकेमध्ये आहेत। मी तितक्या डिटेलमध्ये जाणार नाही की हे करत असताना कशा अंगाने आपण जायला पाहिजे, कोणत्या गोष्टींचा विचार करून आपण प्रश्न हाताळले पाहिजेत। त्यातला एक होता, लोक सुरक्षित आहेत का? लोकांना पुरेसं खायला आणि पुरेसं प्यायला शुद्ध पाणी मिळतंय ना? 4, लोकांना परवडणारी घरं, त्यात शांतता, खाजगी जागा, नळानं पाणी, शौचालय अशा सुविधा मिळतायत ना? 5, त्यांना पुरेशा समाधानकारक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत ना? 6, ते त्यांच्या मुलांना त्यांना परवडेल अशा पद्धतीनं दर्जेदार आणि नव्या युगाच्या दृष्टीने योग्य असं शिक्षण देऊ शकतायत ना? 7,
त्यांना त्यांच्या जवळ आणि त्यांना परवडेल अशी आरोग्य सेवा मिळते ना. 8 त्यांना शुद्ध हवा, त्यांच्या हक्काची नैसर्गिक साधन संपत्ती, सोयी सुविधा आणि मनोरंजनाची साधनं मिळतायत का. 9 लोकांमध्ये अस्मिता जागृत आहे का. आणि 10 ते भविष्याकडे आशेने, अपेक्षेने, महत्वाकांक्षाने पाहतायत का. या 10 गोष्टींचा विचार करून वेगवेगळ्या प्रश्नांना आम्ही हात घालायला सुरुवात केली. आणि ते हात घालत असताना काय महाराष्ट्राचं, ज्याला आपण स्वॉट म्हणतो, महाराष्ट्राची स्ट्रेंथ काय, महाराष्ट्राचे विकनेसेस काय, महाराष्ट्राकडे अपॉर्च्युनिटीज काय, महाराष्ट्राला थ्रेट्स काय, मग आता सत्य काय, महाराष्ट्रातला आता परिस्थिती काय, महाराष्ट्राबद्दल आपण जर विचार करायचा झाला तर महाराष्ट्र काय, त्याचे आम्ही साधारणपणे 30 पॉइंट्स काढले. की महाराष्ट्राकडे काय आहे, तर महाराष्ट्राकडे समाज प्रबोधनाचा, समाज सुधारणेचा फार मोठा वारसा आहे. 2 उज्ज्वल इतिहास परंपरा आहे. 3 देशात सर्वात मोठं उद्योग क्षेत्र आहे. 4 आंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग, ट्रेड रूटवरील महत्वाचं स्थान आहे. 5 सर्वात जास्त शहरीकरण हे महाराष्ट्रात होते. त्याचाही आराखडा मी त्या पुस्तिकेमध्ये दिलेला आहे की कोणकोणत्या राज्यामधनं सगळ्यात जास्ती हे महाराष्ट्रामध्ये स्थलांतर होतंय. लोकसंख्येत 2रा नंबर आणि क्षेत्रफळात 3 नंबर. लोकसंख्येचं स्वरूप तरुणांचं प्रमाण प्रचंड. 720 किलोमीटरची कोकणची. That's what I admire about him. That's what I really admire about him. जहाँ तक राज ठाकरे का प्रश्न है, राज ठाकरे की जितनी प्रशंसा की जाए, उनकी जितनी तारीफ की जाए, स्पेशली एनालिसिस को लेकर के, विश्लेषण को लेकर के, कि महाराष्ट्र की समस्याओं का समाधान किस प्रकार होगा. सबसे पहले तो समस्याएं क्या हैं और उसका समाधान क्या है. He is the only politician that I know who's actually done a SWOT analysis of Maharashtra. जी हाँ, महाराष्ट्र का SWOT एनालिसिस सिर्फ राज ठाकरे करते हैं और कोई नहीं करता. जी हाँ, तो फिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे इकट्ठे क्यों नहीं आते. स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज, थ्रेट्स. कम ऑन मिस्टर ठाकरे एंड मिस्टर ठाकरे, वी नीड टू सी यू बोथ टुगेदर. बाकी सब लोग जहां पर एक दूसरे से तितर बितर हो रहे हैं, अगर आज आप इकट्ठे हो जाते हैं तो महाराष्ट्र का भला हो जाएगा, मुंबई का भला हो जाएगा, मुंबई के वोटर्स का, महाराष्ट्र के वोटर्स का और पूरे महाराष्ट्र का भला हो जाएगा अगर आप अपने ऊपर भी इस SWOT एनालिसिस को अप्लाई करें. But I hope it happens. They're actually talking to each other. I really and truly hope that actually happens. Now, since this is the inside story and we tell you the inside track on everything, we are telling you that talks are going on. क्योंकि ये अंदर की कहानी है, यानी इनसाइड स्टोरी है, और अंदर की बात यह है कि वास्तविकता में बातचीत चल रही है, लेकिन ये बातचीत कहाँ तक रंग लाएगी, इसका क्या फल निकलेगा, इसके बारे में हम कल ही बात कर पाएंगे. फिलहाल keep watching Lemon News. As far as we are concerned, we'll be back with you on this channel with Inside Story, and you can send in your responses on Inside Story at lemonnews.com. We leave you with the headlines from Mumbai and Maharashtra. For the moment, bye-bye. महायुति टूटने से बौखलाई शिवसेना, बीजेपी को बताया पितृपक्ष का कौवा, अपने मुखपत्र सामना में निकाली शिवसेना ने भड़ास. बीजेपी के साथ आ सकते हैं युति के छोटे दल, सूत्रों की खबर, शिवसेना से अलग हो सकते हैं युति के 3 अन्य दल. कांग्रेस एनसीपी गठबंधन टूटने के बाद अल्पमत में आई महाराष्ट्र सरकार, एनसीपी ने कहा अकेले दम पर लड़ेंगे महाराष्ट्र की जंग. इराक के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में कहा आईएसआईएस कर रहा है अमेरिका और फ्रांस की मेट्रो ट्रेन उड़ाने की साजिश.
और मेक इन इंडिया से डर गया चीन, मेक इन इंडिया की तर्ज पर लॉन्च किया मेड इन चाइना।